गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के इस डिस्कशन में मैं टॉपिक ले रहा हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट से। टॉपिक मेरा रहेगा फिक्सियस फोर्स पेपर मैकेनिक्स से, आभासी बल। तो मैंने एक बात तो आपको बताई थी कि ऐसे बल ये होते हैं, आभासी बल ऐसे बल होते हैं जो वास्तव में तो किसी कण पर लगते नहीं है, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर या वस्तु पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम है दुनिया में, त्वरित निर्देश तंत्र, वो सारे के सारे अजड़त्व निर्देश तंत्र होते हैं। और अजड़त्व निर्देश तंत्र को लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया था कि ऐसा निर्देश तंत्र होता है जो त्वरित गति होती है, जिसकी क्या होती है, त्वरित। उसमें कण पर वास्तव में कोई फोर्स कार्य नहीं करता, लेकिन इस निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण भी त्वरण महसूस करता है या बल महसूस करता है। इसको शूडो फोर्स भी कहते हैं, आभासी बल भी कहते हैं, फिक्सियस फोर्स भी कहते हैं। दूसरा शब्द इसको शूडो फोर्स ही बोलते हैं। शूडो फोर्स क्या हुआ? वह बल जो निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण वस्तु अथवा कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। शूडो फोर्स कहलाते हैं, आभासी बल। वह बल जो निर्देश तंत्र, यह निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र भी हो सकता है। ये जो निर्देश तंत्र है घूर्णी निर्देश तंत्र भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी घूर्णित निर्देश तंत्र दुनिया में हैं वो सारे त्वरित होते हैं या नॉन इनर्शियल होते हैं, अजड़त्वी होते हैं। वैसे तो पृथ्वी का जो निर्देश तंत्र, अगर हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो अर्थ भी रोटेट करती है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। खैर, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं? शूडो फोर्स कहलाते हैं, आभासी बल कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए ये एस निर्देश तंत्र है और दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो एस डैश है। ये A0 त्वरण से गतिशील है। कौन सा निर्देश तंत्र? Y डैश Z डैश, Y और Z। ये जो S डैश निर्देश, मतलब S डैश निर्देश तंत्र जो त्वरित है, A0 त्वरण से वो x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। कोई P कण है, कोई P कण है, इस P कण पर S निर्देश तंत्र के सापेक्ष माना
कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहे, स्थिर है एस निर्देश तंत्र। अभी हम स्थिर मान रहे हैं। तो आपको पता है कण जो P है वो स्थिर है और एस डैश जड़त्व नहीं अजड़त्व है, या एस डैश त्वरित निर्देश तंत्र वो a0 त्वरण से s के सापेक्ष गतिशील है, ये स्थिर है। तो इस कण का त्वरण P पर वो s डैश के सापेक्ष क्या होगा, -a0। भाई ये कण तो जैसे ये इधर गुजर रही है स्थिर है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश, तो ये ऐसा महसूस करेगा इसके सापेक्ष की -a0 से त्वरण से आ रहा हूं। तो वास्तव में तो ये स्थिर था, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो स्थिर था उसमें कण P स्थिर था, लेकिन एस डैश अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या एस डैश निर्देश तंत्र जो a0 त्वरण से s के सापेक्ष त्वरित है, उसकी त्वरित गति के कारण ये स्थिर कण भी -a0 त्वरण से, -a0 त्वरण किधर होगा, इधर, a0 इधर, तो -a0 त्वरण से अपने अंदर त्वरण महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि एस डैश त्वरित गति से गतिशील निर्देश तंत्र है, इसकी वजह से तो इसमें त्वरण आ गया स्थिर में भी, जबकि ये तो स्थिर था, ये निर्देश तंत्र, ये जो कण था s के सापेक्ष क्या था, स्थिर, लेकिन s डैश की त्वरण की गति के कारण इसमें भी त्वरण महसूस होता है इसको, और जहां त्वरण महसूस हो गया मतलब बल महसूस हो गया, और यह बल क्या कहलाता है, सूडो फोर्स, आभासी बल। किसकी त्वरण गति के कारण त्वरित कौन हो रहा है, एक्सीलरेटेड, ये इसको अजड़त्व निर्देश तंत्र कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है दे ऑल आर सेड टू बी एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। समझ गए इस बात को? अब हम इसको एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। अच्छा, इसकी वजह से, त्वरण की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब उस पर अलग अलग फोर्स कार्य करते हैं। अब मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं ये चाहता हूं कि एस डैश निर्देश तंत्र में इस कण पर कितना फोर्स महसूस करेगा, एक एस डैश निर्देश तंत्र में ये कण कितना फोर्स महसूस करेगा, जबकि इसकी त्वरित गति की वजह से ये इतना तो इसने महसूस कर लिया, कितना, -ma0। तो ये जो फोर्स है F0 बोल दें उसको, -ma0, ये फोर्स किस पर, कण पर, किसकी वजह से, एस डैश अजड़त्व निर्देश तंत्र की वजह से, जो इस पे महसूस हो रहा है, वास्तव में तो स्थिर था लेकिन महसूस हो रहा है, इसको कहते हैं हम आभासी बल या सूडो फोर्स भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम वैलिड नहीं रहता, लेकिन हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यदि इस्तेमाल करें तो हम ये मानते हैं कि माना एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, अब क्या मानते हैं, यदि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष या एस निर्देश तंत्र में कण P का त्वरण a है, कितना है, a है, तो एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण क्या मान लेते उसको, त्वरण a डैश है, या a डैश होगा, कितना होगा भाई वो,
ए तो ये गतिशील है, तो हमने एस निर्देश तंत्र में क्या मान लिया, इसका त्वरण ए मान लिया। तो जो एस डैश में कितना होगा, अच्छा एस डैश की वजह से इसका त्वरण कितना है, -a0, तो ए डैश कितना हो जाएगा, a - a0 होगा कि नहीं होगा। और ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने गैलीलियन रूपांतरण में वेग का जो रूपांतरण किया था वो v डैश बराबर क्या किया था, v माइनस कैपिटल V ये किया था ना। अब ये समझो कि ये v एक समान नहीं है, क्योंकि ये v ये त्वरण है ना इसमें, तो ये असमान है मान ली। v डैश क्या होता है, s डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, v s निर्देश तंत्र में, और ये रिलेटिव एक्सीलरेशन, तो रिलेटिव वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन। लेकिन ध्यान रहे ये एक समान नहीं है, असमान है। तो ऐसे तो लिखा मैंने a डैश ये s डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है, ये s निर्देश तंत्र में, और ये रिलेटिव जो किसका त्वरण है, कण p का, किस फ्रेम के सापेक्ष, s डैश के सापेक्ष, जो इस दिशा में, तो यही होगा ना, इसकी तरह लिख सकते, वहां इसको एक समान मान लें। अगर मैं इसका इस वेग वाले का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो dv डैश अपॉन dt, dv डैश ओवर dt इज इक्वल टू dv ओवर dt माइनस, अब ये एक समान नहीं है तो dv बाई, ठीक है। तो ये तो a0 जैसा हो गया, ये a हो गया, और ये a डैश हो गया। तो मैं ये तो लिख रहा हूं a डैश इज इक्वल टू a माइनस a नॉट। तो एस डैश निर्देश तंत्र में जो कण का त्वरण आया, एस डैश निर्देश तंत्र में कण पर आरोपित प्रभावी त्वरण, तो वो है a डैश इज इक्वल टू a माइनस a नॉट। दोनों तरफ m से गुणा कर देंगे तो m a डैश इज इक्वल टू m a माइनस m a नॉट। माइनस m a नॉट को अपन ने आभासी बल का है f नॉट से, तो ये हो गया f डैश इज इक्वल टू, ये वास्तविक बल है f, और ये प्लस f0 क्या था, आभासी बल, जो माइनस ma0 के बराबर था या माइनस ma नॉट के बराबर। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी कण पर निर्देश तंत्र s डैश में जो प्रभावी बल होगा वो s निर्देश तंत्र में कण पर बल कितना लग रहा है और आभासी बल कितना लग रहा है जो s डैश की त्वरण की वजह से हुआ था, तो वो आभासी बल दोनों के योग के बराबर होगा। ये वास्तविक बल हो गया जो s निर्देश तंत्र में कण पे लग रहा है, ये आभासी बल हो गया जो s डैश में त्वरण की वजह से कण पर लगता हुआ महसूस होता है, और ये किसमें हो गया, प्रभावी बल किस फ्रेम में, s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मुझे लग रहा है कि आप समझ पाए होंगे। अब इसी कंटेंट को आप एक उदाहरण लेते हैं हम, और मुझे आशा और उम्मीद है कि उस उदाहरण से आप क्लियरली इस कंटेंट को समझ पाएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं हम। आभासी
बल के उदाहरण। इस उदाहरण को डिस्कस करते ही आपके सिकवे खत्म हो जाएंगे कि सिकवा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह का भी कंफ्यूजन रहा है तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स in S dash frame of reference should be F plus F naught। ये होगा, या अपन ये कह सकते हैं कि M A dash is equal to M A और माइनस M A naught, इसी को तो लिखा था। तो ये वस्तु स्थिति है। अब मैं एक लिफ्ट लेता हूँ, ये मान लीजिए कि लिफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कोई बॉडी है, कोई पिंड है ये, जिसका द्रव्यमान कितना है m। ये लिफ्ट है, लिफ्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इस जमाने में मौका मिला होगा लिफ्ट में बैठने का, तो अपने आप को लिफ्ट में समझे हो और देखें क्या हो रहा है। लिफ्ट है ये A0 त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, कौन? लिफ्ट। अब इसका m है तो mg किधर लग जाएगा? नीचे की ओर, क्योंकि ग्रेविटी तो है ही। तो इसका भार कितना लगेगा? mg नीचे की तरफ। और हमारा जो जड़ s डैश, ये s डैश निर्देश तंत्र समझो इसको आप, और इधर एक पृथ्वी है, इसको स्थिर निर्देश तंत्र समझो। तो क्या हुआ, ये एस डैश ऊपर की तरफ या लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरे इस पिंड पर, कण पर नीचे की तरफ एक बल लगेगा, वो कितना होगा? MAG, आभासी बल ये लगेगा। तो नेट बल किस फ्रेम में? एस डैश या लिफ्ट में नेट जो प्रभावी बल, इसको क्या बोलता? प्रभावी बल। इस फ्रेम में एस डैश में या लिफ्ट में कितना होगा? mg नीचे की तरफ और ma। तो ये प्रभावी बल या प्रभावी भार, अगर मैं इसको भार के रूप में लूं तो क्या हुआ, ये जो भार आएगा वो ज्यादा आएगा। इस केस में ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसको क्या होगा, ये जो भार बढ़ गया इसका, वैसे तो उसका भार तो mg था, मैं इसको अगर भार के रूप में लूं तो भार, इसको W1 केस कहूं इसको, तो mg प्लस mag। इस प्रभावी बल को क्या कहूं मैं? भार के रूप में, क्योंकि मैंने वेट के रूप में ले लिया, ग्रेविटी डाल दी तो वेट हो जाता है बल ही। तो भार बढ़ गया ना इसका, वैसे तो ओरिजिनल तो mg था, लेकिन ये और आ गया, तो ये उस पिंड को या उस वस्तु को या उस व्यक्ति को क्या लगेगा? भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा। या जो मशीन है, जो लिफ्ट है, उस व्यक्ति के भार को बढ़ा हुआ रीड करें, मतलब व्यक्ति अपना वजन को बड़ा महसूस करेगा, बढ़ गया उनका। एक तो केस ये है, समझ गए ये बात। दूसरा केस, सेकंड केस में मैं ये कर सकता हूं कि मेरी जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट, तो mg तो नीचे की तरफ ही लगेगा हमेशा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है। लेकिन अब ये त्वरण A0 नीचे है, तो जो आभासी बल है वो तो ऊपर की तरफ लगेगा व्यक्ति पर। तो अरे जो कण जिधर आपका निर्देश तंत्र गति करता है त्वरण की, उसके विपरीत लगता है उस पर। तो क्या हुआ, जो उस पर प्रभावी F डैश कितना आ गया? mg तो नीचे की तरफ, और ये उसको भी नीचे आ रहा है, तो ma0। तो क्या हुआ इस केस में, अगर मैं इसको भार के रूप में लूं तो W2, तो mg माइनस ma0। तो mg तो रियल
वेट था उसका, लेकिन उसमें से ये और घटा हुआ महसूस होगा। तो क्या हुआ, व्यक्ति अपने भार में कमी महसूस करेगा। राइट। अच्छा, संयोग ऐसा बन जाइए, केस सेकंड हो गया। संयोग बाय चांस ऐसा बन जाए कि वो ग्रेविटी के अंदर ही गिर रहा हो, उसका जो त्वरण है वो ग्रेविटी, मतलब कोई भी लिफ्ट है वो गिर रही है किसमें, ग्रेविटी में, स्वतंत्रता पूर्वक। तो कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो ग्रेविटी होता है। तो उस केस में ये जो a0 है वो किसके बराबर हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो इसमें रखे मैं, तो उस केस को W3 मानो, तो इस केस में mg तो थाई और a0 की जगह भी g हो जाएगा, तो mg माइनस mg 0। उसको भार शून्य महसूस होगा, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक अगर लिफ्ट गिर रही है तो जो उस लिफ्ट में व्यक्ति बैठा है उसको भार महसूस ही नहीं होगा कि मेरा भार बढ़ रहा है घट रहा है। कब, अगर वो अंडर ग्रेविटी गिरे, स्वतंत्रता पूर्वक गिरे। ये स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेटलेस, भारीनता की क्या अवस्था है। तो वो अवस्था है कि जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, एक्सीलरेटेड लिफ्ट है, वो अगर अंडर ग्रेविटी गिरे नीचे पृथ्वी की ओर, डाउनफॉल हो, तो इट मीन्स कि वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन महसूस होगा उसको, और mg माइनस mg 0। यह अवस्था व्यक्ति की भारहीनता अवस्था कहलाएगी। तो आदमी भारहीन महसूस करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, फिक्सियस फोर्स एंड एग्जांपल ऑफ फिक्सियस फोर्स। तो आई होप ये आप समझेंगे और अपने आप को एनालिटिकली खुद को फिट करके देखेंगे कि लिफ्ट में खुद ही बैठे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। और आपने लिफ्ट में बैठ के एक बार और देख लेना, इस एक्सपेरिमेंट को कर लेना, तो बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा कंटेंट, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। और छोटे छोटे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जनरली क्वेश्चन आ जाता है। और डू यू मीन बाय वेटलेस, इंक्रीजिंग वेट और डिक्रीजिंग वेट। थैंक यू फॉर डिस्कशन।